सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सुगम संस्कृतम में। और मैं हूँ आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने लेकर जो हमारा 7th क्लास का चैप्टर था, जो हम पढ़ रहे थे ऑलरेडी, संधि, उसका तीसरा पार्ट, जिसमें हम 2 संधियाँ और पढ़ेंगे जो हमारी रह गई थी। उम्मीद करती हूँ कि सभी ने जो हमारे पहले 2 वीडियो हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो देख लिए होंगे और आपको समझ भी आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं सबका जवाब दूंगी। और उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा मेरे वीडियोस का। तो इसलिए इसी रिक्वेस्ट के साथ कि सभी अधिक से अधिक लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं शुरू करती हूँ अपना संधि पाठ का तीसरा भाग, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पररूप संधि, पूर्व रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। इससे पहले हमने जो स्वर संधि के जो 5 वेद थे वो ऑलरेडी पढ़ लिए थे, अयादि संधि तक। अगली संधि है पूर्व रूप संधि। तो यदि पूर्व पद के अंत में ए या ओ स्वर हो, पूर्व पद यानी पहला पद, जैसे कि यहाँ पर है ओ, ठीक है, प्लस के पहले का वर्ण या शब्द कह सकते हैं, तो उसके अंत में अगर ए हो या ओ हो और उत्तर पद के प्रारंभ में अस्वर हो, यानी ठीक हमारी स्थिति ऐसी बन रही है जो हमने अयादि संधि में पढ़ी थी। पो के अंत में ओ है और यहाँ पे देखिए पौ के अंत में औ है और यहाँ पे अ है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे औ है और इधर क्या है, उत्तर पद के आरंभ में अ है। और यहाँ पर अगर ओ है तो यहाँ पे क्या है, ई है, छोटी ई। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है, क्योंकि पो के बाद क्या है, ई है। हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए, हाँ, यहाँ पर पो भी है और उसके बाद अ भी है, ठीक है। यहाँ पर भो में ओ भी है और उत्तर पद के आरंभ में अ भी है, ठीक है। तो यही कंडीशन बन रही है। इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि हम कैसे समझेंगे कि ये अयादि है या पूर्व रूप संधि है। तो हम इसको देखते हैं, क्लियर करते हैं अभी, कि ए और ओ हो, यानी पूर्व पद के अंत में ए या ओ स्वर हो और उत्तर पद के प्रारंभ में अस्वर हो, तो उत्तर पद का जो अ है वो पूर्व रूप के ए या ओ स्वर में लुप्त हो जाता है। कैसे, अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। और उसकी जगह क्या आ जाता है, लुप्त हो जाता है मीन्स गायब हो जाता है, और उसकी जगह अस्वर के स्थान पर अवग्रह, ये जो साइन है एस के जैसा, आपने देखा होगा बुक्स में भी, अपनी जहाँ भी संस्कृत की पाठ चैप्टर्स पढ़े होंगे वहाँ पे इसको हम अवग्रह कहते हैं। और ये कब आता है, वो तभी आता है जब कहीं पर पूर्व रूप संधि घटित हो रही हो, ठीक है। इसका पूर्व रूप या अवग्रह चिन्ह का प्रयोग होता है, इसे हम पूर्व रूप संधि कहते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, ए के बाद आ आए तो क्या बन जाता है, जो ए है उसके बाद जो आ है वो अवग्रह के रूप में आ जाता है। उसी तरह ओ के बाद अगर आ आए तो ओ आ जो है वो अवग्रह के रूप में इस तरह से आ जाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, हरे प्लस अत्र, हरे प्लस अत्र, हरे यहाँ पर एक शब्द है, एक संज्ञा शब्द है। तो हरे, हरे के अंत में ए है, ए स्वर है, और उत्तर पद जो है हमारा अत्र, उसके आरंभ में अ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अयादि संधि में जो हमारे जितने भी पूर्व पद थे उसमें आपको एक अक्षर का शब्द देखने को मिलेगा, लाइक भो, पो, इस तरह से, यानी पूरा संज्ञा शब्द नहीं है, ठीक है। पूरा संज्ञा शब्द आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप ओ के एग्जाम्पल देख लें या औ के एग्जाम्पल देखें। इसी तरह चाहे आप ए के एग्जाम्पल देखें, ने, शे, चे, ने, गई, नई, गई, सई, ठीक है। हर जगह आपको एक एक अक्षर देखने को मिल रहा है जो एक तरह से क्रिया रूप है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम शब्द देखेंगे वो पूरे शब्द होंगे, या तो वो संज्ञा होंगे या सर्वनाम शब्द होंगे।
तो हरे शब्द जो है वो संज्ञा शब्द है, हरि का रूप है, जो हरि जो रूप है उसका रूप में आता है। हरे प्लस अत्र, तो हरे के बाद ए के बाद आ होने की वजह से जो अत्र का आ था वो पूर्व रूप में बदल गया। ठीक है, इसी प्रकार से अरण्य प्लस अगच्छत, अरण्य एक संज्ञा शब्द है, अरण्य मीन्स जंगल होता है, तो अरण्य एक ही मात्रा, तो यहाँ पर उसके बाद आ आया है, तो जब हमने इसकी संधि की तो जो अगच्छत का आ था वो पूर्व रूप संधि होने की वजह से अवग्रह के रूप में चेंज हो गया है। इसी प्रकार धर्मे प्लस अस्मिन, धर्मे एक शब्द है और अस्मिन का आ जो है वो पूर्व रूप में या अवग्रह में चेंज हो गया। इसी प्रकार विष्णु प्लस अत्र, विष्णु एक शब्द है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सो जो है वो क्या है, सर्वनाम शब्द है। ठीक है, सह तऊ ते जो रूप होते हैं ना उसमें सह को ही हम सो बोलते हैं। सह को हम दो तरह से लिख सकते हैं, सह भी और सो भी। ठीक है, ये सर्वनाम शब्द है। तो सो प्लस अहम सोहम, बालो प्लस अस्ति बालोस्ति, विष्णु प्लस अत्र विष्णोत्र। हम इसको जब भी संधि के बाद जब इसको पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आ की साउंड नहीं आएगी। यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो विष्णु प्लस अत्र, लेकिन इसको जब पढ़ेंगे तो विष्णोत्र, विष्णु अत्र नहीं पढ़ेंगे, विष्णोत्र बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट संधि हमारी पर रूप संधि। प्र अब अकारांत उपसर्गों के बाद यदि ए और ओ स्वर आते हैं, अब यहाँ पे किसके बाद, उपसर्गों के बाद, ये उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, अब उपसर्ग है, उपसर्ग के बाद अगर ए या ओ स्वर आए तो अ वर्ण ए और ओ वर्ण में लुप्त हो जाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छा क्लियर समझ आएगा कि प्र उपसर्ग के बाद क्या आए, यदि ए आए, यहाँ पर ए आ रहा है, ए शेयति का ए, तो क्या हो जाता है कि जो प्र में अ है वो लुप्त हो जाता है। लुप्त होना मीन्स गायब हो जाना। ठीक है, यहाँ पे जो अ वर्ण है, प्र का आ, प्र को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, इसको हम अलग अलग करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे, तो प्र यहाँ पे ये आ रहा है इस तरह से, तो ये जो आ है प्र में वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और ये जो ए है वो प्रे में, अब जब ये हमारा गायब हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, आधा प और आधा र। उसके बाद आ रहा है एशयति, तो एशयति का जो ए है वो हमें रा में मिला देंगे हम, तो शब्द हमारा कैसे पद हो जाएगा, प्रे, इस तरह से हो जाएगा प्रे, आधा प आधा रा और ए, तो प्रे बन गया, और इसीलिए संधि हो गई यहाँ पे ना, प्रेषयति, प्रे और आगे का शयति, प्रेषयति। नेक्स्ट देखिए, अब प्लस औषधि, यहाँ पे देखिए अब के अंत में क्या है, अ, और उसके बाद क्या है, औषधि। तो अब के अंत में अ और औषधि में ओ, तो अ जो है वो क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, मीन्स गायब हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, अब प्लस औषधि। अब हम इसको जब संयोजन करेंगे तो वा में क्योंकि हलंत स्वर नहीं है तो ओ वा में मिलेगा और हमारा रूप बन जाएगा अवोषति। ओ जो है वो वा में मिलके उसको पूरा कर देगा और हमारा शब्द बन जाएगा अवोषति। ठीक है, नेक्स्ट संधि हमारी प्रकृति भाव संधि, जहां दीर्घ संधि और यण संधि के नियमानुसार संधि होती है, अर्थात जहां पर हमें ऐसा लगे कि यहाँ पर दीर्घ संधि के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, यण संधि के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। अभी जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अभी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि जहाँ पर दीर्घ संधि या यण संधि के नियम आने चाहिए, लागू होने चाहिए, अप्लाई होने चाहिए, वहाँ पर यदि पद द्विवचन में हो, ठीक है, कोई भी द्विवचन का पद, द्विवचन मीन्स जैसे कि राम के रूप होते हैं ना, रामः रामौ रामाः, जो भी रूप होते हैं उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 रूप होते हैं। तो जहां पर हमें द्विवचन का रूप आए, ठीक है, ये मान लिया एक वचन है, ये 2 वचन है और ये बहुवचन है, तो जहां पर द्विवचन का रूप लिखा होगा तो वहां पर संधि नहीं होगी। ठीक है, दीर्घ संधि और यण संधि का रूल तभी लगेगा जब वहां पर एक वचन का पद होगा। ठीक है,
या बहुवचन का भी हो सकता है, लेकिन अगर द्विवचन का पद लगा है तो वहां पर हम संधि नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर प्रकृति भाव होंगे, यानी प्रकृति से जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, कवि प्लस इमऊ, कवि। अब कवि शब्द जो है वो कवि का द्विवचन का रूप है। कवि के रूप होते हैं कवि, कवि, कवयः, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर कवि जो रूप है वो द्विवचन का रूप है। और इमऊ, इमऊ में भी क्या है, अब यहाँ पे देखिए कवि प्लस इमऊ में दीर्घ संधि का रूल फॉलो हो रहा है। कवि ई की मात्रा है यानी दीर्घ स्वर, इमऊ में ई यानी सेम स्वर, समान स्वर, तो कवि का ई और ई, इमऊ का ई मिलके बड़ी ई होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि कवि शब्द जो है वो द्विवचन का रूप है, इसलिए यहाँ पर संधि नहीं होगी और जो जैसे है वैसा ही लिखा रहेगा, यानी कवि इमऊ, हम इसको इसी तरह से लिखेंगे। इसी प्रकार दूसरा देखिए, लते प्लस एते, तो इसमें लते, अब लता के रूप कैसे होते हैं, लता, और द्विवचन में रूप होता है लते, और बहुवचन में होता है लताह। तो क्योंकि ये रूप द्विवचन का है लते, इसलिए यहाँ पर भी जो रूल है वो फॉलो नहीं होगा दीर्घ संधि का कि ए के बाद ए आया, और ए वैसे भी दीर्घ संधि में ए के बाद ए आने पर तो संधि होती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी सेम ही रहेगा, लते प्लस एते इक्वल टू लतेते, लते एते। क्यों, क्योंकि लते शब्द जो है वो द्विवचन का रूप है। एक और एग्जाम्पल दिया इन्होंने ऊ का, जैसे साधु प्लस आगच्छता, तो साधु रूप भी जो है वो द्विवचन का है। इसके रूप कैसे होते हैं साधु के, साधु, साधु और साधवः। ठीक है, तो साधु शब्द जो है बड़े ऊ की मात्रा वो द्विवचन का रूप है। तो क्योंकि यहाँ पर साधु शब्द द्विवचन का है, इसलिए आगच्छताम में और साधु में कोई संधि नहीं होगी, और ये प्रकृति भाव संधि होने की वजह से हम इसको एज इट इज ही लिखेंगे, वैसे का वैसा ही रहेगा। अगर हम देखें यहाँ पे तो यण संधि का रूल लागू होना चाहिए कि साधु में ऊ और ऊ के बाद असमान स्वर आ रहा है आ। ठीक है, तो ऊ के स्थान पे वा होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि साधु शब्द जो है वो द्विवचन का है। अगर ये साधु होता एक वचन का रूप तो यहाँ पर हम यण संधि का रूल फॉलो कर लेते, उसको लागू कर देते। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सबको समझ आया होगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हुआ। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, शुरू से देख लेते हैं। पहले वीडियो में मैंने ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन करवा दिए थे, लेकिन फिर भी हम इसको फिर से शुरू से देखते हैं। पहला है रवींद्रः गच्छति। करना क्या है हमें, रेखांकित पदों के संधि विच्छेद विकल्पों से चुनिए, यानी वैकल्पिक क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जहां पर सही संधि विच्छेद का रूप दिया हुआ है उसको हमें चुनना है। तो रवींद्र बड़ी की मात्रा आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो संधि है वो कौन सी है, रवि प्लस इंद्रम, ये संधि है और ये रूप सही है। और ये रूप संधि कौन सी है, दीर्घ संधि। सॉरी इंद्रम नहीं होगा क्योंकि हमारा रूप है इंद्रह, ये होगा हमारा सही। ठीक है, घ ऑप्शन। ठीक है, संधि जो है वो दीर्घ ही है, लेकिन घ ऑप्शन सही है। ये आपको चीज ध्यान रखनी होगी, जिस तरह मुझसे ये गलती हुई ये आपसे भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ संधि का रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन लास्ट में यहाँ विसर्ग है और यहाँ पे म है, तो हमें ये ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, सही संधि के अकॉर्डिंग ये भी सही है, लेकिन जो हम पीछे का रूप देखें ना, रविंद्र विसर्ग और मकार का, तो इसलिए हम यहाँ पे रविंद्र को चूज करेंगे। नेक्स्ट है चंद्रोदय। अब चंद्रोदय, यहाँ पे चंद्रोदय कौन सी संधि हो रही है, गुण संधि, ओ की मात्रा है, और ओ की मात्रा गुण संधि में होती है चंद्र प्लस उदय यहाँ पर। ठीक है, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, और ये संधि है गुण संधि। आ के बाद अगर उ आए तो ओ में बदल जाता है। नेक्स्ट है परमौजस्वी। परमौजस्वी में परम प्लस ओजस्वी, सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है पराम ओजस्वी, यहाँ लिखा है परम प्लस औजस्वी, यहाँ लिखा है परम प्लस ओजस्विनी। सही ऑप्शन कौन सा है, परम प्लस ओजस्वी का ऑप्शन सही है, और ये संधि है वृद्धि संधि। ओ आने पर, आ के बाद ओ आने पर जो ओ है वो बड़े ओ में बदल गया, वृद्धि संधि है। नेक्स्ट है प्रत्येकम। तो इसमें सारे ऑप्शन पढ़ेंगे, प्रति प्लस एकम, प्रति प्लस एके रॉन्ग, प्रति प्लस एकेन रॉन्ग, प्रति प्लस एकस्य रॉन्ग। एक ही ऑप्शन सही है, प्रति प्लस एकम।
और ये संधि है हमारी यण संधि। नेक्स्ट है गुर्वादेश, गुर्वादेशः, तो गुरु प्लस आदेशः, गुरु प्लस आदेशम, गुर्वा प्लस आदेशः, गुरु प्लस आदेशेन, ये तो पीछे से ही हमें देख के रूप देखकर ही गलत हो गया, यहाँ पे आदेशम दिया हुआ है, गुरु प्लस आदेशः, ठीक है। यहाँ पे ये जो ऊ है वो असमान स्वर होने की वजह से वा में बदल गया है, और ये संधि भी हमारी है यण संधि, और का ऑप्शन सही है, गुरु प्लस आदेशः। अगला प्रश्न, रेखांकित पदों की संधि करके लिखिए। यहाँ पे संधि विच्छेद दिए गए हैं, हमें उसकी संधि करनी है। कौ प्लस अपि, औ के बाद आ आया है, ठीक है। औ के बाद जब आ आए तो ये कौन सी संधि है? औ के बाद आ आए तो देख लेते हैं, यहाँ पे ये अयादी संधि होनी चाहिए। ये देखिए, औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो क्या हो जाता है? आव हो जाता है, ठीक है। अयादी संधि है, औ के बाद आ रहा है, छोटा या बड़ा, तो ये हम इसको जब इसको मैं करके बता देती हूँ कैसे होगा। कौ प्लस अपि, कौ में से हम अलग करेंगे औ प्लस अपि, औ के बाद आ आने की वजह से औ किस में बदल गया? आव में, और क एज इट इज रहेगा, क प्लस आव प्लस अपि बन गया। अब हम इसको मिलाएंगे तो आ है क के बाद, तो का में मिल जाएगा, का पूरा हो गया। फिर व के बाद भी आ है तो व भी पूरा हो जाएगा, और पी, शब्द बन गया हमारा कावपि, कावपि। अगला है ने प्लस अनम, ये तो हमारी अयादी संधि का है ही सिंपल। ने, ए के बाद आ रहा है, और ए के बाद ए आ आने से क्या बन जाता है? ए प्लस आ इक्वल टू अय, और इसका शब्द बनेगा नयनम, अयादी संधि। राधा प्लस अपि, राधा प्लस अपि। अब यहां देखिए, राधा प्लस अपि, दीर्घ संधि का रूल यहाँ पे लग रहा है। आ के बाद अ तो राधापि। नेक्स्ट, गंगा प्लस उर्मी, तो गंगा में आ और उर्मी का ऊ, आ प्लस ऊ इक्वल टू ओ, गुण संधि के अकॉर्डिंग रूप बन जाएगा हमारा गंगोर्मी, विसर्ग भी है। नेक्स्ट, वने प्लस अस्मिन, तो यहाँ देखिए अवग्रह साइन दिख रहा है, तो कौन सी संधि है ये? पूर्व रूप संधि। ए के बाद आ आने की वजह से क्या हो गया? जो आ का स्वरूप था वो बदल गया, अवग्रह हो गया। तो इसमें जब हम विच्छेद करेंगे, इसका विच्छेद बहुत ही सिंपल है, जो अवग्रह है उसको आ बना दीजिए, वने प्लस अस्मिन। नेक्स्ट, सूर्य प्लस अस्तः, तो ये हमारा अ के बाद फिर से अ इक्वल टू दीर्घ अ, यहाँ पर भी राधापि में भी आ के बाद अ इक्वल टू बड़ा आ, दीर्घ संधि, यहाँ पर भी दीर्घ संधि, रूप बन गया सूर्यास्त, विसर्ग भी है सूर्यास्त। नेक्स्ट है अति प्लस एव, यहाँ पे क्या कंडीशन हो रही है? ई के बाद अगेन ई, तो ई प्लस ई इक्वल टू बड़ी ई, और बन जाएगा हमारा शब्द अतीव, बड़ी की मात्रा। अतीव मीन्स बहुत अधिक, अत्यंत, ज्यादा। गुरु प्लस उपदेश, इसमें भी ऊ प्लस ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ, तो ये हमारा शब्द बन जाएगा गुरु पदेशः। अब इसको आप समझ लीजिए, किसी भी रा में जब छोटी ऊ की मात्रा लगती है तो ऐसे लगती है, और रा में जब बड़ी ऊ की मात्रा लगती है तो ऐसे लगती है, ठीक है। ये छोटी मात्रा है ह्रस्व, ह्रस्व माने छोटा, और ये दीर्घ मात्रा है यानी कि बड़ी। तो देखिए यहाँ पे मात्रा ऐसे लगी है, हमें इसमें सिर्फ ऐसे गोल करके मात्रा लगानी है। ये हमारा बन गया गुरु उपदेश दीर्घ संधि। प्रश्न अगला नेक्स्ट है हमारा नर प्लस उचितम, तो नर में अ, पूर्व पद का अंतिम स्वर अ, उत्तर पद का प्रथम स्वर ऊ, अ प्लस ऊ इक्वल टू ओ, और शब्द बन जाएगा नरोचितम।
नेक्स्ट है सूर्य प्लस उदय, तो सूर्य में अ, उदय में उ, अ प्लस उ इक्वल टू ओ, सेम संधि है, शब्द बनेगा सूर्योदय। नेक्स्ट है धन प्लस एषणा, अ के बाद ए और अ के बाद ए आने पर ए जो है वो बड़ी ए में बदल जाती है, वृद्धि संधि है और हमारा रूप बन जाएगा धनैषणा। मम प्लस एव, सेम आ गया फिर से, मम के अंत में अ, एव, उत्तर पद का पूर्व स्वर ए इक्वल टू बड़ी ए और रूप बन गया ममैव। नेक्स्ट है तदा प्लस एव, तदा में आ, एव का ए, आ प्लस ए इक्वल टू आई और रूप बन गया हमारा तदैव, वृद्धि संधि। सदा प्लस एव, फिर से सेम एग्जाम्पल, आ प्लस ए इक्वल टू बड़ी ए और रूप बनेगा सदैव, वृद्धि संधि। जहां भी बड़ी ए और बड़े ओ की मात्राएं होंगी वृद्धि संधि। नेक्स्ट देखिए अति प्लस अधिकम, अब चेंज हो गया रूप, यहाँ पर प्रथम पद का अंतिम स्वर ई और उत्तर पद का प्रथम और ई प्लस अ इक्वल टू य होता है और ये हमारा है यण संधि, रूप है अत्यधिकम। उभौ प्लस अपि, औ प्लस अ, अब ये कौन सी संधि हो रही है यहाँ पे, औ के बाद आ रहा है, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था अयादि संधि। औ के बाद आ आने पर किस में बदलेगा, औ जो है वो आव में बदल जाएगा और आ उसमें मिलेगा तो आव का हलन हट के पूरा आ हो जाएगा और ये हमारा रूप बन जाएगा उभा वपि। नेक्स्ट है चे प्लस अनम, अयादि संधि अगेन, ए प्लस अ इक्वल टू आय और ये हमारा रूप बनेगा चयनम। नेक्स्ट है पौ प्लस अकह, तो अगेन औ के बाद अ इक्वल टू आव, रूप बनेगा पावकह। ने प्लस अति, अगेन अयादि, ए प्लस अति, ए प्लस अ इक्वल टू आय और रूप बनेगा इसका नयति। प्रभो प्लस अत्र, यहाँ पे देखिए प्रभो रूप जो है वो यानी यहाँ पर ओ के बाद आ रहा है, तो ओ के बाद आने पे क्या हो जाता है, पूर्व रूप संधि है, ये अवग्रह हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्रभोत्र। नेक्स्ट है गिरी प्लस एतौ, अब देखिए गिरी जो रूप है वो द्विवचन का रूप है, जो हमने लास्ट में पढ़ी है ना प्रकृति भाव संधि, गिर गिरी गिरयः, तो गिरी जो रूप है वो द्विवचन का रूप है, इसलिए यहाँ पर प्रकृति भाव होने की वजह से संधि नहीं होगी और हमारा रूप ऐसे ही रहेगा गिरी एतौ। इसके लिए आपको रूप याद करने पड़ेंगे, रूप से रिलेटेड मैंने शॉर्ट्स बनाए हुए हैं, आप वहाँ से देख के सुन के याद कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको रूप नहीं याद होंगे तो आप समझ नहीं सकते ये कौन सा वचन है। नेक्स्ट है हरि प्लस अत्र, अगेन द्विवचन का रूप है हरि, सेम यहाँ पर भी प्रकृति भाव संधि है, इसलिए इसको भी हम सेम रखेंगे हरि, हरि अत्र, ठीक है, प्रकृति भाव संधि। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा रेखांकित पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत, रेखांकित पदों में हमें संधि विच्छेद करना है, ठीक है, यहाँ पे हमें अलग करना है। तो देखिए आपको पहले ही अवग्रह दिख रहा है और अवग्रह किसका बनता है, अ का, तो इजी, सर्वे प्लस अपि, पूर्व रूप संधि। नेक्स्ट है पीताम्बरः, यहाँ पे आपको बीच में आ की मात्रा दिख रही है, बड़ी आ की मात्रा, तो ये बन जाएगा दीर्घ संधि का एग्जाम्पल, पीत प्लस अंबरः। नेक्स्ट है सत्यार्थ, सत्य प्लस अर्थः, दीर्घ संधि। पितृणम, पितृ
प्लस ऋणम, दीर्घ संधि अगेन, री और री मिलके बड़ी री बन गए, दीर्घ संधि। नेक्स्ट है लंकेश, लंकेशः, तो लंका प्लस ईशः, गुण संधि। नेक्स्ट है वसंतोत्सवः, तो वसंत प्लस उत्सवः, ठीक है। यहाँ पे जो ओ की मात्रा है यहाँ पे संधि हो रही है, गुण संधि है। यथोचितम, यहाँ पर भी ओ में संधि हो रही है, इसके विच्छेद करेंगे, यथा प्लस उचितम। नेक्स्ट है परमौषधः, परम प्लस औषधः, ये है वृद्धि संधि। नेक्स्ट है अधरौष्ठः, अधर प्लस ओष्ठः, अधरौष्ठः। नेक्स्ट है, ये भी वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है, ये भी वृद्धि, ये भी वृद्धि। जीवैषणा, जीव प्लस एषणा, वृद्धि संधि। नेक्स्ट है प्रत्येकम, प्रति प्लस एकम, यण संधि। नेक्स्ट है स्वागतम, सु प्लस आगतम, ये भी यण संधि। गुरुवादेशः, ये भी हमने अभी ऊपर पढ़ा था, गुरु प्लस आदेशः, यण संधि है। पर्यावरणम, परि, ये भी फिर से यण संधि है, परि प्लस आवरणम। आगे है अन्वयम, क्योंकि वहां पे व आ रहा है और व बनता है अयादि संधि में, सॉरी यण संधि में, ऊ के बाद आ आने पर, तो अनु प्लस अयम, अन्वयम। शयनम, अयादि संधि, शे प्लस अनम। नायकः, अच्छा यण संधि को और अयादि संधि को पहचानने के ये रूल हैं कि यण संधि में हमेशा आधे अक्षर के बाद हमेशा एक आधा अक्षर होता ही है, ठीक है, अन्वयम की तरह। और शयनम में, शयनम या पावकः, देखो इसमें अन्वयक में भी व है, पावक में भी व है, ठीक है। ऊ के स्थान पे वा होता है ये अयादि संधि में, और ई के स्थान पे या होता है। तो आप हमेशा या और वा को देख के ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ये अयादि है या यण संधि है। तो इन दोनों को अलग अलग करने का, समझने का, पहचान करने का एक ही तरीका है कि यण संधि वहां होगी जहां पे आधा अक्षर आपको दिख रहा है, और जहां आधा अक्षर नहीं दिख रहा वो अयादि संधि होगी, ठीक है। ये शॉर्ट तरीका है आपको पहचानने का। अगर आपको रूल अच्छे से पता होंगे तो आप उसको पूरा का पूरा सॉल्व करके समझ सकते हो, लेकिन ये एक शॉर्ट तरीका है, ठीक है। जहां भी आधा अक्षर आया है वो हमेशा यण संधि होती है, और जहां भी पूरे अक्षर होते हैं वो हमेशा अयादि संधि होती है। देखिए अगला नायकः में नई प्लस अकः, पावकः में पौ प्लस अकः, कोऽपि, यहाँ पे तो हमें अवग्रह का साइन ही दिख रहा है, तो कह प्लस अपि। साधु अत्र, यहाँ पे संधि हुई नहीं है, दोनों शब्द अलग लिखे हुए हैं, क्योंकि ये प्रकृति भाव संधि है, साधु द्विवचन का रूप है, तो इसलिए साधु प्लस अत्र। कपि अत्र, यहाँ भी संधि नहीं हुई है, कपि शब्द जो है वो द्विवचन का है, तो कपि अत्र एज इट इज रहेगा प्रकृति भाव संधि के रूल के अनुसार। तो इस तरह से हमारे सारे के सारे जो अभ्यास कार्य के प्रश्न है वो पूरे हुए। नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटीज, और ये है हमारा सेल्फ असेसमेंट। ये आपको खुद अपनी परीक्षा देनी है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। ये आपको खुद करने के लिए, आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है।
लेकिन चलिए इसको भी मैं करवा ही देती हूँ। आप पहले इसको खुद करें और बाद में मेरा वीडियो देख के उसको चेक कर सकते हैं कि आपने क्या जो किया है वो सही है या नहीं। इसमें हमें क्या ढूंढना है, संधि युक्त शब्दों को चुनकर लिखिए। ऐसा शब्द ढूंढना है जहां पे आपको संधि दिख रही है। ठीक है, तो देखिए साधवः। साधवः जो है वो साधु शब्द का बहुवचन रूप है, इसमें कोई संधि नहीं है। जनकः, यहाँ भी संधि नहीं है। कवि में भी संधि नहीं है। संधि है कविशः में। कैसे? क्योंकि कवि प्लस ईशः, कवि प्लस ईशः कविशः। तो हमारा जो संधि वाला शब्द है वो है कविशः। नेक्स्ट है बालक, संधि नहीं है। वानरः नहीं संधि है। और मनुष्य में भी संधि नहीं है। यहाँ पर हमारी संधि जो है वो भावुक में है। ठीक है, कैसे? भौ प्लस उकः, अयादि संधि है यहाँ पे, तो इसलिए हम इसको चूज करेंगे भावुकः। संधि विच्छेद भी कर देती हूं मैं, भौ प्लस उकः, अयादि संधि है। इंद्रः नहीं संधि है। इंद्रजित नहीं संधि है। ओष्ठ नहीं संधि है। गजेंद्र में संधि है गुण संधि, गज प्लस इंद्र। उमा नहीं संधि। उमानाथ नहीं संधि। उदय नहीं संधि। सदैव में संधि है जो है वृद्धि संधि, सदा प्लस एव, सदैव। नेक्स्ट है प्रत्युपकारः। उपकारः, प्रतिकारः, चमत्कारः, संधि नहीं है। प्रत्युपकारः में संधि है, प्रति प्लस उपकारः। और देखिए यहाँ पे आधा अक्षर दिख रहा है, इट मीन्स ये यण संधि है, तो हम इसको ही चूज करेंगे, प्रत्युपकारः। नेक्स्ट देखिए, ऊपर कुछ शब्द दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें संधि संगठन का और विच्छेद वैमनस्य अर्थात नाश का, विरोध का, कलह का प्रतीक है। अतः मंजूषा से उचित पदों को चुनकर उस कोष्ठकों में लिखिए। संधि करना मीन्स मित्रता करना, दोस्ती करना। ठीक है, पॉजिटिविटी का प्रतीक है। और विच्छेद का मतलब तोड़ना, और तोड़ना लड़ाई का, झगड़े का प्रतीक है। तो हमें यहाँ पे ऐसे ही शब्दों को चुन के जो कि संधि से बिलोंग कर रहे हैं उनको इसमें संधि वाले ऑप्शन में लिखना है, संधि वाले कॉलम में लिखना है। और जो दूर कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं, उसको हमें विच्छेद वाली कॉलम में लिखना है। तो जहाँ पे जुड़ जाता है कोई चीजें, जब मिल जाती हैं तो उसमें क्या हो जाती है, एकता। तो इसलिए एकता किसका प्रतीक है, संधि का। नेक्स्ट है बलम। अब अगर जब हम मिल जाते हैं तो एक और एक मिलके 11 भी हो जाते हैं, यानी ताकत बढ़ जाती है, बल बढ़ जाता है, तो बल भी संधि का प्रतीक है। नेक्स्ट देखिए, पहले हम संधि के वाले शब्द देख लेते हैं। कलह मीन्स लड़ाई, विरोध मीन्स भी अपोजिशन, ईर्ष्या मतलब भी किसी से ईर्ष्या करना, द्वेष करना, यानी अलग रहना। द्वेष का मतलब भी वही है, सेम, यानी अलग होना। और संगठनम, संगठन का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज होना, जुड़ना, मिलना, अर्थात ये शब्द जो है वो संधि का प्रतीक है, इसलिए इसको हम संधि वाले कॉलम में लिख लेंगे। अब जो हमारे शब्द बचे वो सारे के सारे विच्छेद में आएंगे, और वो क्या बचे, विरोधः, कलहः, ईर्ष्या, द्वेषः और नाशः। जहां पर ये चीजें होती हैं वहां पर नाश हो जाता है अंत में। तो इस तरह से हमारा ये भी स्वमूल्यांकन भी हो गया है। अब यहाँ पर हमारा इस पूरे चैप्टर की समरी दी हुई है, हमने क्या क्या पढ़ा, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, ये संधि की परिभाषा है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो समान स्वरों के मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसको हम दीर्घ संधि कहते हैं, जैसे अ प्लस अ इक्वल टू बड़ा, ई प्लस ई इक्वल टू बड़ी। आ प्लस ई हो, यानी आ के बाद ई आए तो उनके स्थान पर गुणादेश यानी ए हो जाता है, और आ के बाद उ आए तो उनके स्थान पर गुणादेश ओ हो जाता है। ये गुण संधि की परिभाषा है। नेक्स्ट है ई उ री और री को छोड़कर, सजातीय वर्णों को छोड़कर कोई भी अन्य वर्ण आए तो यण संधि होती है, अर्थात ई के बाद ई नहीं आनी चाहिए, कोई
असमान स्वर आए, अलग स्वर आए। इसी प्रकार उ के बाद भी असमान स्वर आए, अलग स्वर आए, और री के बाद भी कोई अलग स्वर आए तो वो कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। नेक्स्ट, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी आ जाए, ठीक है, तो ए के स्थान पे आए, ऐ के स्थान पे आए, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पे आव हो जाता है, अयादि संधि। नेक्स्ट है पदांत ए ओ के बाद आ आने पर अवग्रह का चिन्ह लग जाता है। ये कौन सी संधि है? पूर्व रूप। संधि का नियम लागू होने पर भी जहां संधि नहीं होती उसे हम प्रग्रह्य या प्रकृति भाव संधि कहते हैं। जहां पर संधि के रूल लग रहे हैं लेकिन हम उसको नहीं यूज करते, क्यों? वहां पर द्विवचन होने की वजह से, तो इसलिए वो प्रकृति भाव संधि होती है। तो ये हो गई इस पाठ की समरी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ सबको समझ आया होगा। बच्चों, अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप कमेंट ज़रूर करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि वो भी आपकी तरह से संस्कृत आसानी से समझ सकें और मेरे वीडियोस से लाभ उठा सकें, ठीक है? क्योंकि हम संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है, हमारी मूल भाषा है और सबको उसको समझना चाहिए, सीखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रचार करेंगे संस्कृत का और तो संस्कृत फलेगी, फूलेगी, समृद्ध होगी। इससे आपकी वोकैबलरी भी बढ़ती है, ठीक है? बहुत हमारे लिए, हमारे देश की प्राचीन भाषा है, हमें उसको जिंदा रखना है, तो इसलिए हमें संस्कृत पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। क्योंकि हम उस चीज़ को पढ़ते ही नहीं हैं तो हमें वो कठिन लगती है, और जब तक हम किसी चीज़ से दूर रहते हैं, नहीं उसको समझते, तब तक हमें वो चीज़ बहुत कठिन लगती है। और एक बार जब हम उससे दोस्ती कर लेते हैं और उसके साथ रहते हैं तो हमें वही चीज़ें ईजी और आसान लगने लगती हैं। तो इसलिए संस्कृत पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को अगर आपको अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक अवश्य करिए। अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक करना ना भूलें। और इसी तरह से हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे और मैं आपके लिए जो अगला चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है, उसकी वीडियो लाती रहूँगी इसी तरह से। आप जब लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मेरा मन करता है कि आप लोग इतने उम्मीद के साथ और इतने प्यार से जो देख रहे हैं, तो मैं भी आपको अपना बेस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा ईजी तरीके से जो भी मैं समझा सकती हूँ वो मैं आपको समझाऊँ। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और वीडियोस को लाइक करते रहेंगे। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।